आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। आप सभी कोई पूरी जिम्मेदारी के साथ क्लास को अटेंड कीजिए और पूरा फोकस होना चाहिए। अगर हंसी मजाक और यही सब चीज़ों को करना है तो फिर बेवजह साइंस लेना है। गुड इवनिंग, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग कायरल कार्बन देखे थे। कायरल कार्बन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़े होते हैं। अगर कोई कंपाउंड एक भी कायरल कार्बन रखता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बना सकता है। क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हेडिंग लिखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस अरेंजमेंट होना है यहाँ पे। तो लिखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, मतलब 3 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म है। जिस कंपाउंड के पास एक भी कायरल कार्बन होगा वो कंपाउंड क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेगा। कंपाउंड which have at least one chiral carbon must form optical आइसोमर्स। वो पक्का है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगा। कंपाउंड जिसके पास एक भी कायरल कार्बन होगा वो पक्का है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगा। अगर कोई कंपाउंड एक भी कायरल कार्बन रखता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने की क्षमता रखता है। अगर कंपाउंड एक भी कायरल कार्बन रखता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगा। कायरल कार्बन की पूरी कहानी आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं। एक ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट लोग जुड़े हो। कायरल कार्बन किसको कहते हैं? एक ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट एटम जुड़े हो, जैसे कोई ए बी डी तो ई, ठीक है ना, ये ई। तो ये कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन को स्टार मार्क कर कर हम डिनोट करते हैं, सही है। अब अगला टॉपिक, अगर कोई कंपाउंड है और वो एक भी कायरल कार्बन रखता है तो इसका क्या मतलब है? सपोज कीजिए ये कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, और ये जो कंपाउंड है अगर ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, ठीक है ना, तो कंपाउंड क्या करेगा? या तो वो हमको क्लॉकवाइज में शिफ्टेड होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। व्यूअर्स को वो कैसा दिखेगा? या तो क्लॉकवाइज में शिफ्टेड दिखेगा, जैसे हम एक आदमी ऐसे खड़े हैं लेकिन आप व्यूअर्स है, आपको हम या तो क्लॉकवाइज में शिफ्टेड दिख रहे हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज में शिफ्टेड दिख रहे हैं। तो ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे ये कंपाउंड अभी खड़ा है लेकिन अगर किसी को ये क्लॉकवाइज में शिफ्टेड दिख रहा है, या व्यूअर्स को 2 ही डिफेक्ट आता है, या तो वो क्लॉकवाइज में शिफ्टेड इमेज दिखेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है ना। तो अगर कोई कंपाउंड जब रोटेशन में नहीं होता है, जैसे ये कंपाउंड अभी रोटेशन में नहीं है, जहां पे था अपनी उसी सिचुएशन को फॉलो कर रहा है, तो जो ये कंपाउंड है, जो खड़ी लाइन है ये वाला,
ठीक है ना। इस बीच वाले को बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना। जो कंपाउंड रोटेशन में नहीं होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन जो कंपाउंड या तो क्लॉकवाइज में रोटेशन में दिख रहा हो या तो एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, इसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहने का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड को रोटेशन में होना चाहिए। क्योंकि ये कंपाउंड क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, ये कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेशन में है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्योंकि ये भी कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, इसलिए ये भी कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, कंपाउंड विदाउट रोटेशन, वो रोटेशन ना कर रहा हो। तो ये चूंकि ओरिजिनल इमेज था, जहां पे खड़ा है उसी दिशा में वो है, उसका कोई अभी रोटेशन नहीं है, ये सीधे खड़ा है, तो ये क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो इमेज है वो विदाउट रोटेशन है, इसमें कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, ये अपने जगह पे है। लेकिन यही इमेज अगर क्लॉकवाइज में शिफ्ट हो जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अभी जब तक वो सीधा खड़ा था तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और जब क्लॉकवाइज में शिफ्ट हो जाए या एंटी क्लॉकवाइज में शिफ्ट हो जाए तो हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। जो क्लॉकवाइज में शिफ्टेड होता है उसको डी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, डी फॉर्म। डी फॉर्म का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्लॉकवाइज रोटेशन। और जो एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा हो उसको क्या कहते हैं, एल फॉर्म, ठीक है। एल फॉर्म का मतलब लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो और लीवो, डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज, लीवो मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आराम से आप इसको लिखिए। अब नेक्स्ट आप डिस्कशन देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, लिखिए इधर। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई मिरर लगा हुआ है, ये कोई मिरर है, ये एक मिरर है, सब कोई ध्यान से, ये कोई मिरर है, ठीक है। और हम कोई एक इमेज लेते हैं जैसे एल, ठीक है। एल, एल एक ऑब्जेक्ट है, जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो ये कैसा बनेगा, ऐसा, सही है। के कोई ऑब्जेक्ट है, के का मिरर इमेज कैसे बनेगा, ऐसा, सही है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ है तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ऐसा, सही है। एक सपोज कीजिए ए है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए, तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ए, सही है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए दो शर्तें हैं, या तो कंपाउंड के पास एक कायरल कार्बन हो, अगर कोई कंपाउंड एक भी कायरल कार्बन रखता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेगा। मतलब उस कंपाउंड में या तो क्लॉकवाइज रोटेशन की क्षमता होती है या तो एंटी क्लॉकवाइज। कंफर्म है कि वो कंपाउंड या तो क्लॉकवाइज में घूम रहा होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज में। दूसरा कंडीशन क्या है, इधर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तुम इधर आओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मिरर इमेज लेते हैं, ठीक है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मिरर इमेज ले और वो उस पर सुपर इम्पोज ना कर रहा हो, अगर हम इसको इस पे उठाकर रख दे तो क्या ये इसको पूरी तरह से ढक लेगा। सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक दूसरे पे पूरी तरह से ढक लेना। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मिरर इमेज ले और वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले तो सुपर इम्पोजिबल इमेज। अगर एक दूसरे को पूरी तरह से न ढक पाए तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कहते हैं। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका मिरर इमेज है, क्या इसको इस पे रखेंगे तो पूरी तरह से ढक लेगा, नहीं, कुछ इस तरह का हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा। अगर इसको इसी पे रख दे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, है ना। अगर इसको इस पे रखने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, है ना।
यानी अगर ये इसका मिरर इमेज है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा, ये भी एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा, ये इसको पूरी तरह से ढक लेगा, ये इसको पूरी तरह से ढक लेगा। तो नीचे वाला दोनों सुपर इम्पोजिबल इमेज है और ऊपर वाला दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का शर्त जो दूसरा है, अगर कोई कंपाउंड हो उसका मिरर इमेज ले और वो नॉन सुपर इम्पोज करता हो, एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकता हो, वो भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बनाएगा। तो ये दोनों जो कंपाउंड हम ले रहे हैं, इमेज ले रहे हैं, ये कैसा है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब वो कंपाउंड हमेशा रोटेशन में होगा। ये कंपाउंड कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का आज के बाद हमेशा मतलब ये कंपाउंड पक्का रोटेशन में होगा, सही है। लेकिन अगर हम किसी कंपाउंड का मिरर इमेज लें और वो कैसा हो? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, अगर वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहा है, ठीक है ना, तो ये कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, सही है। तो कंपाउंड दो तरह से ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, या तो उसके पास एक कायरल कार्बन हो, या तो उस कंपाउंड का मिरर इमेज बनाए और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, तो ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हम किसी कंपाउंड का मिरर इमेज बनाए और वो सुपर इम्पोज कर जाए, मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, तो वो कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब ये रोटेशन नहीं कर रहा होगा और ये कंपाउंड रोटेशन में होगा, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। लिखिए, आप सभी कोई पूरी जिम्मेदारी के साथ क्लास को अटेंड कीजिए और पूरा फोकस होना चाहिए। अगर हंसी मजाक और यही सब चीज़ों को करना है तो फिर बेवजह साइंस लेना है। क्लास से निकलते हैं, बाकी बहुत सारा टाइम है एंटरटेनमेंट के लिए। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए दो कंडीशन है, या तो कंपाउंड एक कायरल कार्बन रखता हो, या तो कंपाउंड क्या करता हो? नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाता हो, मतलब एक ऐसा इमेज जो एक दूसरे को पूरी तरह से न ढके। हम सभी को ना सीरियसनेस रखना है, और यही वजह है कि क्लास के इसी डिसिप्लिन को फॉलो करने के चक्कर में हम बहुत बड़ा भीड़ न बना पाए। हम उसी को पढ़ाना पसंद करते हैं जो पढ़ना चाहता है। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए फिर से दो शर्तों को पूरा करना है, या तो उसके पास कायरल कार्बन हो, या तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाता हो। देखिए, कंडीशन कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होने के लिए दो शर्तें हैं। पहला शर्त है केस वन कंपाउंड contains at least one chiral carbon। कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए? कम से कम एक कायरल कार्बन। या केस 2 जो दूसरा शर्त है,
कंपाउंड क्या करता हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाता हो। कंपाउंड मस्ट फॉर्म कंपाउंड मस्ट फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अगर कोई कंपाउंड इन दोनों में से कोई एक शर्त को फिर फॉलो करता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इन दोनों में से कंपाउंड एक भी शर्त को फॉलो करता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। अब अपनी बातों को आपको एक एक्सपेरिमेंट से दिखाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब होता है। जैसे सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट है हम, और आप हमको देखना चाहते हैं कि हम रोटेशन में है या नहीं है, तो लाइट होगा तब तो, है ना। लाइट में ही व्यूअर्स देख पाएगा कि हम सीधे खड़े हैं या क्लॉकवाइज में शिफ्टेड हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज में शिफ्टेड हैं। तो अब एक एक्सपेरिमेंट से आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को समझिए। आप पहले इस एपरेटस को पूरा बनाइए। हम्म, देखिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक लाइट सोर्स लिए, मतलब जैसे कोई टॉर्च वॉर्च कुछ भी ले सकते हैं। आप इधर समझिए, यहाँ से कोई लाइट सोर्स लिए जहाँ से बहुत सारी किरणें सपोज कीजिए निकल रहा है। यहाँ देखिए ये लाइट सोर्स से बहुत सारे किरणें निकलना शुरू हुआ और ये आगे की ओर बढ़ रहा है। बहुत सारे लाइट हैं, यहाँ से कोई लाइट सोर्स है, कोई ट्यूबलाइट कोई टॉर्च कुछ भी हो सकता है। तो जो लाइट यहाँ से निकल रहा है, तो जब हम टॉर्च को जलाते हैं ना तो लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है डिस्पर्जन। लाइट जब निकलता है ना तो इस तरह से फैलते हुए निकलता है, ठीक है ना, फैलता है। टॉर्च मारते हैं तो लाइट कैसे ऐसे फैलता है ना, इसको डिस्पर्जन कहते हैं। जिससे लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है ना, लाइट बिखर जाता है। जैसे पानी अगर एक ही दिशा में जाएगा ना तो उसका फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन पानी कई रास्तों में ब्रांचेस में बढ़ जाए तो उसका फ्लो स्वाभाविक है कि घट जाएगा। तो जो लाइट निकल रहा होता है ना वो डिस्पर्स्ड हो रहा है, बहुत सारे किरणों में बिखरता हुआ आगे की ओर बढ़ा। इसके बाद यहाँ पे हम एक लेड स्लिट सिस्टम लगा दिए। लेड स्लिट सिस्टम, लेड स्लिट सिस्टम क्या होता है, जो बिखरे हुए किरणों को क्या करता है, पोलराइज्ड कर देता है। लेजर बीम देखें, जब किरणें निकलता है तो एक ही दिशा में चलता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको देख नहीं पाएंगे आप, ठीक है ना। नॉर्मल लाइट जो डिस्पर्स लाइट है उसमें हम विजिबल होते हैं, लेकिन जो पोलराइज्ड लाइट होता है ना वो एक ही दिशा में चलता है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो अभी पहले जो किरणें निकल रही थी ना डिस्पर्स्ड नेचर का था, वो फैलते हुए कई किरणों में आ रहा था। हम क्या किए, उसके रास्ते में एक लेड स्लिट सिस्टम लगा दिए, जिससे ये लाइट क्या हो गया,
यूनिडायरेक्शनल हो गया, मतलब एक ही दिशा में एक ही किरण जा रहा है। पहले जो यहां से निकला है असंख्य किरणें निकल रही थी, जो अलग वेलोसिटी से अलग अलग दिशा में आगे बढ़ रहा था, ठीक है ना। अब हम सभी किरणों को क्या कर दिए, पोलराइज्ड, एक कॉन्सेंट्रेट। अब ये हाई इंटेंसिटी रेज है जो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। ये जो लाइट है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पे पड़ता है। सबसे पहले हम एक टॉर्च था, बहुत बिखरी हुई लाइट को क्या किया, लेड स्लिट सिस्टम से सीधा कर दिए, एक हाई इंटेंसिटी रेज गया। यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सपोज हम भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमको कोई लाइट मारा और हम उसके रास्ते में हैं, ठीक है ना। तो मेरे से पास कर कर जो लाइट निकल रहा है, सपोज कीजिए इस ऑर्गेनिक से जो लाइट पास कर कर निकल रहा है, अब वो तीन सिचुएशन में हमको ऑब्जर्व होगा, ठीक है ना। ये जो लाइट यहां से निकला, इसकी तीन कंडीशन हो सकते हैं, इधर देखिए सब कोई ध्यान से। जो यहां से लाइट निकला, ये तीन केसेस में हमको ऑब्जर्व हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह से। क्योंकि ये जो लाइट आ रहा था, जो किरणें आ रही थी, वो यूनिडायरेक्शनल था, ठीक है ना, एक दिशा में आ रहा था। जब मेरे से पास किया तो ये सीधे किरणें हमको ऑब्जर्व हो रहा है। ये बता रहा है कि जब ऑब्जेक्ट से ये पास किया ना, तो वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, रोटेशन में नहीं हुआ है, जिस सीधा से जा रहा था उसी यूनिडायरेक्शनल में ऑब्जेक्ट से पास करने के बाद व्यूअर्स को ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि जो ये किरणें यहां से निकली, निकलने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकलने के बाद वो इस तरह से शिफ्ट हो जाए, हमको इस तरह से शिफ्ट होता हुआ दिख रहा हो, ठीक है ना। या तीसरा सिचुएशन, जब लाइट इस ऑब्जेक्ट से पास किया, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो लाइट क्या कर रहा हो, हमको इस दिशा में शिफ्टेड दिख रहा हो। यानी तीन सिचुएशन है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करता हो और उसका जो इमेज बनता हो, ठीक है ना, अगर उसका जो इमेज बनता हो वो यूनिडायरेक्शनल हो, एक ही दिशा में रह जाए, ठीक है ना, यानी रोटेशन न कर रहा हो, तो ये कंपाउंड जो होगा कंफर्म होता है कि एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करता हो और वो एक ही दिशा में खड़ी रह जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड हम है, ये कैसा होगा, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ये कंपाउंड कैसा होगा, इनएक्टिव, मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली आइसोमर्स नहीं बना सकता है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लाइट पास कराए और वो क्लॉकवाइज में शिफ्ट हो जाए, ये देखो क्लॉकवाइज में शिफ्ट बोलेंगे ना, इस डायरेक्शन में नहीं शिफ्ट हुआ है, तो ये कैसा होता है, क्लॉकवाइज। और इसमें ये किरणें किस दिशा में शिफ्ट हो चुकी है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करता हो, या तो वो क्लॉकवाइज में शिफ्ट हो जाए या तो एंटी क्लॉकवाइज में शिफ्ट हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। ये क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अगर कोई लाइट, कोई सिंपल लाइट, ऑर्डिनरी लाइट का इस्तेमाल कर कर हम उसको लेड स्लिट सिस्टम से क्या कर दे, पोलराइज्ड कर दे, और किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हम पास करें, और वो लाइट क्या करे, किसी तरह का डिफ्लेक्शन न करता हो, इसका मतलब वो जो कंपाउंड है ना, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये एक्सपेरिमेंट से हम पता कर रहे हैं। और अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान जो लाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करे और या तो क्लॉकवाइज में शिफ्ट कर जाए या तो एंटी क्लॉकवाइज में शिफ्ट कर जाए, तो इसका मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके पहले जो पढ़े, ऑप्टिकली एक्टिव होने का दो शर्त है, या तो कायरल
या तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो वो प्रैक्टिकली हमने ना किया, वो एक थ्योरी है। लेकिन अगर हमको प्रैक्टिकली पता करना हो कि कोई कंपाउंड हमको दे दिया हाथ में कि पता करो, ठीक है ना, हम ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अगर हमारे बारे में पता करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, और मेरे से कोई प्लेन पोलराइज लाइट पास करे और जो मेरा ऑब्जेक्ट इमेज बना रहा है वो सीधी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इनएक्टिव है। अगर हम क्लॉकवाइज में रोटेशन रखते हो या तो एंटी क्लॉकवाइज में मेरा इमेज शो कर रहा है, तो हम क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, सबको समझ में आया? चलिए इसको लिखिए। लेड स्लिट सिस्टम से निकलने के बाद यहां पे हम एक चीज ऐड कर दे, ये जो लाइट अब यहां के बाद इस लेड स्लिट सिस्टम के बाद जो लाइट जा रहा है ना, इस लाइट को क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से पास करता हो और उसका इमेज रोटेशन में ना हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर रोटेशन में है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। इस तरह हम पहचान सकते हैं कि हमारा दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। इस तरह आपको तीन बातें बता चुके। ऑप्टिकली एक्टिव होने का पहला शर्त क्या है, कंपाउंड कायरल कार्बन रखता हो, जिसपे लास्ट क्लास हम लोग किए। कायरल कार्बन पे एक ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम रखता हो। दूसरा कंडीशन, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाता हो। और तीसरा, अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो अगर कोई प्लेन पोलराइज लाइट किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से पास करे और वो रोटेशन न करता हो उसका प्रतिबिंब, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर रोटेशन में है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखिए, इनैंशियोमर्स क्या होता है। इनैंशियोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनैंशियोमर्स क्या होता है, इनैंशियोमर्स क्या होता है। आज के बाद आप दम श्योर रहिए, किसी ना किसी एग्जाम में यहां से मुलाकात होना है, अच्छा ना। इनैंशियोमर्स के बिना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में हम क्या बोले, अच्छी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन जरूर होगा। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमरिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनैंशियोमर्स। क्या होता है इनैंशियोमर्स, आपको जैसे बोर्ड वगैरह में आएगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इनैंशियोमर्स, या कोई कंपाउंड देगा और उसका इनैंशियोमर्स बनाना होगा आपको। जैसे क्या होता है इनैंशियोमर्स, जैसे देखिए, एक कार्बन है, इससे एक OH जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है और एक NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अभी आपको लिखना नहीं है, पहले समझिए। देखिए, जैसे ये कोई पेन है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल सिचुएशन में रहता है, वर्टिकल पोजीशन में रहता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहां बीच में, ठीक है ना। अब हम अगर सेंटर ऑफ मास को यहां शिफ्ट कर दे, तब भी इस पेन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा इसकी पोजीशन में। अगर हम सेंटर ऑफ मास को यहां कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल पोजीशन पे होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं भी शिफ्ट होता है तो कंपाउंड में किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ फर्क बात कर रहे हैं रोटेशन का, तो इस कंपाउंड में किसी तरह का रोटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल अवस्था में है तो उसकी सेंटर ऑफ मास अगर बीचों बीच में है तब ये स्थिर होगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे हम कोई भी छेड़खानी करते, थोड़ा सा भी हम इधर ले गए, लो कंपाउंड क्या किया, रोटेशन में चला गया, है ना, वो अपना पोजीशन बदल लिया। अगर सपोज कीजिए यहां से हम यहां आ गए तो इधर शिफ्ट कर गया। यानी रोटेशन हमेशा इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन किस अवस्था में है। अगर उसकी पोजीशन वर्टिकल अवस्था में होगी तो वो रोटेशन नहीं करता है। अगर उसका पोजीशन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, तभी वो क्या करेगा, रोटेशन करता है। जैसे देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट कैसा है? एक कायरल कार्बन रखे हुए है, एक ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट लोग जुड़े हुए हैं, एक ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट लोग जुड़े हुए हैं, एक OH, एक H, एक CH3 और एक NH2। तो ये कंफर्म है कि कंपाउंड रोटेशन में होगा, ठीक है ना? ये कंपाउंड कंफर्म है कि क्या होगा? रोटेशन में होगा। हम कैसे साबित करें? तो एक यहाँ पे मिरर लगाएंगे, यहाँ पे एक मिरर लगाएंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये देखो वर्टिकल पोजीशन पे है, ये तीनों क्या है? वर्टिकल पोजीशन पे, तो इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, जो जैसे था वैसे रह जाएगा, सही है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल अवस्था में है, ठीक है ना, देखो अगर हम कोई मिरर के सामने इस तरफ खड़े हैं ना, तो उसका इमेज कैसे बनेगा? इस दिशा में, ठीक है ना। ये वाला बॉडी सेम टू सेम है, लेकिन ये हाथ अपना पोजीशन बदलेगा, क्योंकि ये वर्टिकल था और ये हॉरिजॉन्टल। तो इसका इमेज जब बनाएंगे तो कैसे दिखेगा हमको? ऐसे, सही है। तो हमेशा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास है ना, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, एक ही पोजीशन में इक्विलिब्रियम कहते हैं, मतलब वो रोटेशन नहीं करेगा जब वर्टिकल में रहता है। जैसे हॉरिजॉन्टल में जाता है तो इक्विलिब्रियम केवल बीचों बीच होता है, इधर उधर गया ना तो उसके इक्विलिब्रियम समाप्त हो जाता है, वो रोटेशन में चला जाता है। तो अब क्या करना है कि वर्टिकल वाला को अपने जगह पे, हॉरिजॉन्टल वाले जो दाएं है उसको बाएं, बाएं वाले को दाएं। तो अब यहां से CH3 इधर ले आएंगे और NH2 किधर चला जाएगा? इधर। सबको समझ में आया? अब आप बताइए कि अगर इस कंपाउंड को इस पे ले जाकर रख दें तो क्या इसको पूरी तरह से ढक लेगा? यहां पे CH3 है तो यहां पे NH2 है, ये वाला तो ढक लेगा, लेकिन यहां पे चेंज हो गया ना, यहाँ पे NH2 है तो मेरा यहाँ पे क्या है? CH2, और यहाँ पे NH2 है तो यहाँ पे CH3। इसको उठाकर इस पे ले जाएंगे, रखेंगे, तो क्या ये पूरी तरह से ढक लेगा? नहीं। यानी ये कैसा इमेज है? नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज है। ये कैसा है? नॉन सुपर इम्पोसिबल, ये एक नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज है। जो नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज होता है इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। यानी ये जो कंपाउंड है, अभी बताया है कि अगर कोई कंपाउंड, दो शर्त था, एक तो कायरल कार्बन रखता हो, तो ये पहले ही से रखा था, तो कंफर्म हो गया कि इसका जो इमेज बनेगा ना वो नॉन सुपर इम्पोसिबल होगा। तो बनाकर फिर दिखाएं, ये कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या अगर कोई कंपाउंड अपना नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज बनाता हो, तो ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या कहलाएगा? इनैंसोमर्स। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ना आइसोमर्स, आइसोमर्स का मतलब होता है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट। इनैंसोमर्स किसको कहते हैं? अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, देखो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अंतर क्या है? स्पेस अरेंजमेंट का। जो दाएं था वो बाएं चला गया, जो बाएं था वो दाएं चला आया। समझ में आ रहा है? तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है? स्पेस अरेंजमेंट का चेंजेस आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप समझ चुके होंगे कि ये कोई कंपाउंड था, अगर इसका मिरर इमेज ले और वो एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक पा रहा है तो ये क्या होगा? इनैंसोमर्स। इन दोनों को क्या कहेंगे? इनैंसोमर्स। इन दोनों को आपस में क्या कहेंगे? इनैंसोमर्स। चलिए इसको लिखिए। इफ अ कंपाउंड shows non super impossible mirror image, then it forms enantiomers। अगर कोई कंपाउंड अपना नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज बनाता हो तो वो आपस में एक दूसरे का क्या कहलाएगा? एनांसोमर्स।
अगर कोई कंपाउंड अपना नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाता हो तो वो इनैंशियोमर्स कहलाएगा। कोई है जिसको समझ में आ रहा है? क्या उम्मीद करें, 90% को नहीं समझ में आ रहा है। सभी कोई अपना माइंडसेट बदलिए, अच्छा ना। क्लास केवल पढ़ने के लिए होना चाहिए। पूरी तरह से फोकस्ड रहिए। आप इसके बाद जाइए, आराम से जो करना है आप करिए। मार्केट है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट पहले ही से है। तो गार्जियन सबको यही तो सोचकर बच्चों पे मेहनत कर रहा है कि कम से कम कोचिंग में जाए, वहां पे तो अच्छे से पढ़े। आपका पूरा फोकस्ड होना चाहिए एनहांसोमर्स पढ़ने पे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के सारे कंडीशंस। अगर अगले दिन हम सवाल करते हैं तो आप बेधड़क बोलना शुरू कीजिए। होता क्या है, अगले दिन पूछो आ ऊ कर कर, मेरा ऐसे हो गया वैसे हो गया, बाकी सब चीज याद है। हो क्या रहा है कि आप हमको देखना हमको सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। मेरे जगह अगर उर्फी जावेद आ जाए तो सब कोई को पसंद होगा। पूरा ध्यान एक टक से देखेगा सब, है ना। क्योंकि आपको उसमें ना, फिर से जो बोलना चाहते हैं वो उसमें कुछ एम्बिश, आपका एंटरटेनमेंट दिख रहा है। और भी बहुत कुछ दिख रहा होगा जो आप समझते ही हैं। पढ़ाई में ये क्यों नहीं आ रहा है? इनएंशियोमर समझ में आ गया। एक छोटा सा टॉपिक जो हम लोग डेफिनेशन मिस कर गए, एक्सपेरिमेंट के बाद हमको ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन बताना था तो थोड़ा मिस कर गए। ऑप्टिकली, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिए। अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करे, ठीक है ना, और वो कंपाउंड कहाँ चला जाए, रोटेशन में। अगर वो कंपाउंड का जो इमेज बनता हो या तो क्लॉकवाइज में रोटेशन में या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, तो वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएगा। इफ अ प्लेन पोलराइज्ड light passes through if a plane polarized light passes through organic substance and its image either shifted towards clockwise or anti clockwise, then it is called ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से पास करता हो और वो या तो क्लॉकवाइज में शिफ्टेड ऑब्जर्व हो रहा हो या तो एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। और दोनों कंपाउंड जो रोटेशन में जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आज ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है, इनैंशियोमर्स हम पढ़ चुके हैं। अब एक अगला वर्ड आप समझिए। इनैंशियोमर्स जब भी आपको बनाने के लिए बोले तो आपको क्या करना है कि एक मिरर इमेज चेक करना है।
अगर उसका मिरर इमेज एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक रहा है तो वो इनैंशियोमर्स होगा, अगर ढक ले तो वो इनैंशियोमर्स नहीं होगा। आपसे पूछेगा क्या इनैंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है? हाँ, ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि ये अपना नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बना रहा है। सही है। आप हम्म, आप इसका बना कर दिखाइए। इसका इनैंशियोमर्स बनाएगा? देखो तो ये चेक करो, ये कंपाउंड क्या इनैंशियोमर्स बनाएगा? इस कंपाउंड का इनैंशियोमर्स बनाओ। बहुत सिंपल है, क्या करना है? पहला मिरर लगाओ, मिरर लगाओ और जो वर्टिकल है उसको उसी तरह छोड़ दो, हॉरिजॉन्टल वाले को दाएं को बाएं और बाएं को दाएं कर दो। बस दो काम, छोटा छोटा, जल्दी करो। जल्दी, क्या करना है? एक यहाँ पे मिरर लगा दीजिए। ये क्या हो गया? मिरर। ये मिरर लगा दिया। अब क्या करना है कि जो हॉरिजॉन्टल में है उसके साथ कोई भी, सॉरी, जो वर्टिकल में है उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल में है दाएं को बाएं और बाएं को दाएं। बस हो गया। ये दोनों अब आपस में क्या कहलाएगा? एनांशियोमर्स। उम्मीद है सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के बाद कभी भी आपको कोई एनांशियोमर्स बोले बनाओ तो आपको एक कंपाउंड देगा, आप बस उसका इमेज बना दीजिए। अगर एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक रहा हो तो वो इनैंशियोमर्स है, अच्छा ना? अगर ऐसा ढक लिया तो कहना कि वो नॉन इनैंशियोमर्स होगा। नहीं ढका तो इनैंशियोमर्स, इसको इस पे ढकेंगे तो एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक रहा है, इसलिए ये इनैंशियोमर्स है। अगर जिस दिन ढक लिया तो कहना क्या है? नॉन इनैंशियोमर्स। ठीक है। अगला, मेसो कंपाउंड क्या होता है? क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनैंशियोमर्स से मुलाकात होना ही है, मेजो से भी मुलाकात होना है आपका, कहीं ना कहीं ये फंसेगा, अच्छा ना? या तो इनैंशियोमर्स या तो मेजो। मेजो क्या होता है? अगर आपको कोई बोले कि मेजो कंपाउंड क्या है तो आप सभी को इधर ध्यान से, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, COOH, फिर CHOH, ठीक है? CHOH और COOH, ठीक है? इस कंपाउंड की खासियत है, इस कंपाउंड का पहले तो नाम याद रखिएगा, अच्छा ना? बहुत फेमस कंपाउंड है, इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, ठीक है ना? टार्टरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। टार्टरिक एसिड की एक बहुत बड़ी खासियत है, देखिए क्या खासियत है। सबसे पहले इसके पास दो कायरल कार्बन है, एक ये और एक ये। टार्टरिक एसिड की पहली खासियत क्या है कि इसके पास दो कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन जिसे चार डिफरेंट लोग जुड़े हों, तो इस कार्बन से एक H जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, एक COOH जुड़ा हुआ है, और चौथा ये बहुत बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है ना? सबको दिखा? साक्षी, बोलते समय हमारे आपको केवल सुनना है, ना कि लिखना है, अच्छा ना? हमारी बातें खत्म हो जाए, लिखने का टाइम मिलता है तब लिखना है। आप सभी इन सब चीजों को फॉलो कीजिए, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो पहले सुनना है, अच्छा ना? अगर उतारना ही है तो बहुत सारे बुक है, किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लो और जीवन भर बिना खाए पिए खूब मेहनत कर कर उतारो, ठीक है ना? अगर नॉलेज में वो कन्वर्ट हो जाए
तो फिर क्यों आना है यहाँ पे, है ना, पैसे भी देना है, बेवकूफ़ी है, केवल उतारना है वहां जाकर। क्लास में हमको टीचर को अच्छे से सुनना है पहले, अगर वो बोल रहा है तब, उसके बाद टाइम मिलता ही है, लिखेंगे आराम से, ठीक है ना। क्लास के बाद आपको स्लाइड भी दे देते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। क्लास में बोलते समय सुनना है पहले। तो एक ऐसा ये कार्बन है जिसे एक H है, एक OH है, एक ये है, और चौथा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इसलिए क्या है, कायरल कार्बन है, ठीक है ना। उसी तरह से अब हम फिर से इसको समझते हैं, इधर देखिए। अब ये क्यों कायरल है, ये भी कायरल है क्योंकि इससे एक H जुड़ा हुआ है, एक OH, तीसरा ये, और चौथा ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। इसलिए इसके पास कितने कायरल कार्बन है, 2। अब आप ये कायरल कार्बन तो समझ चुके हैं, अब देखिए इसकी खासियत। इस कंपाउंड की खासियत है कि मिरर ये है, ठीक है ना, यहां पे मिरर है, ठीक है ना। और जो इसका मिरर इमेज बनेगा, आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कैसे बनेगा। जो वर्टिकल पे है अपने जगह पे होगा, और जो हॉरिजॉन्टल में है दाएं वाला बाएं, ये इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, और OH इधर आएगा, ऐसा होगा ना। अभी बताएं, अगर कोई कंपाउंड मिरर इमेज बनाता हो और एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकता हो, इसको उठाकर इस पे रख देंगे, तो ये क्या है, इनैंशियोमर्स। अभी ना बताएं कि एक दूसरे को नहीं ढके, तो एक इनैंशियोमर्स है, ये एक इनैंशियोमर्स है, ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, इनैंशियोमर्स। और इन इनैंशियोमर्स की एक खासियत है, ये दोनों इनैंशियोमर्स है, पर दोनों इनैंशियोमर्स की एक खासियत है, एक विशेष तरह का इसके पास खासियत है। देखो क्या, ये देखो, ये एक इनैंशियोमर्स है और एक ये इनैंशियोमर्स है, ठीक है। अब अगर इसके बीच में हम एक प्लेन मानते हैं, ठीक है ना, एक प्लेन, इमेजिनरी प्लेन मानते हैं, इस इनैंशियोमर्स के बीचों बीच हम एक प्लेन मानते हैं, उसी तरह इस इनैंशियोमर्स के बीचों बीच एक प्लेन मानते हैं, ठीक है ना। अब इस इमेज को भूल जाओ, इस मिरर को भूल जाओ, इसको देखो, इस प्लेन के अलोंग ये जो इनैंशियोमर्स से 2 बराबर भागों में बट गया, या ये इसको गिरा दे तो पूरी तरह से ढक लेगा, इस प्लेन के अलोंग अगर इसको पलट दे तो क्या एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा। इस प्लेन के अलोंग, इस प्लेन के अलोंग क्या एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा, या प्लेन 2 बराबर भागों में इसको बांट रहा है। अगर कोई इनैंशियोमर्स, ऐसा इनैंशियोमर्स जो खुद में ही एक प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता हो, इसको क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जो 2 बराबर भागों में बांटता हो, एक ऐसी काल्पनिक रेखा, एक ऐसी काल्पनिक प्लेन, एक ऐसा काल्पनिक प्लेन जो कंपाउंड को अगर 2 बराबर भागों में बांट दे, तो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये दोनों इनैंशियोमर्स था, लेकिन इन इनैंशियोमर्स की खासियत है, ये 2 बराबर भागों में बट सकता है किसी इमेजिनरी प्लेन के अलोंग। अगर कोई इनैंशियोमर्स किसी इमेजिनरी प्लेन के अलोंग 2 बराबर भागों में बटता हो, तो वो क्या कहलाता है, मेजो। इनैंशियोमर्स मेजो हो चुका है, ठीक है ना। अगर हम किसी इनैंशियोमर्स को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं किसी इमेजिनरी प्लेन के लॉन्ग, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, मेजो। तो अब ये कंपाउंड क्या बन चुका है, अभी तक ये इनैंशियोमर्स था, ये दोनों कंपाउंड क्या है, इनैंशियोमर्स। सबको समझ में आ गया, ये कंपाउंड दोनों क्या था, इनैंशियोमर्स। लेकिन क्योंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है, क्योंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है, ये इनैंशियोमर्स भी प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है, तो ये भी मेजो होगा। ये इनैंशियोमर्स भी क्या करता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है, तो ये भी कैसा कंपाउंड होगा, मेजो, ठीक है ना। इसके पहले वाले कंपाउंड में, उस कंपाउंड को हम 2 बराबर भागों में बांट सकते थे, नहीं, वो केवल इनैंशियोमर्स था। अब ये इनैंशियोमर्स, जैसे इनैंशियोमर्स 2 तरह का होता है, एक मेजो बना सकता है और एक जो मेजो नहीं बना सकता है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनहांसोमर्स बनाना है, ठीक है ना, और फिर चेक करना है क्या वो एनहांसोमर्स प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है। हाँ, अगर रखता है तो वो मेजो होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? आगे कुछ भी करने के पहले एक बार फिर से आपको समझाते हैं, साइंस हमेशा अच्छा सुनकर सीख सकते हैं, लिख कर नहीं, उतार कर नहीं, ठीक है ना। एक अच्छी गंभीरता होनी चाहिए, और दूसरा शर्त क्या है, हमको प्रेम से ध्यान से सुनना है, अच्छा ना। जितनी अच्छी आप सुनने की क्षमता रखेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा। और साइंस का पहला और अंतिम मेरे ख्याल से यही रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो आप इस उम्मीद और मेरे इस विश्वास के साथ आप इसको पहले लिखिए। अब इस तरह से हम समझ चुके हैं कि मेजो कंपाउंड क्या होता है। तो फिर से मेजो कंपाउंड के लिए क्या जरूरत है कि कंपाउंड क्या करता हो, इनैंसोमर्स बनाता हो, और एक ऐसा इनैंसोमर्स जो खुद में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता हो, वो क्या कहलाता है, मेजो, ठीक है ना। अगर जो ऐसा नहीं करता हो तो नॉन मेजो। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है ना बताने की जरूरत है, आपको केवल ध्यान में रखना है। मेजो आपसे पूछेगा, अच्छा ना। मेजो क्या होता है, एक ऐसा एनहांसोमर्स जो क्या करता हो, खुद में प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता हो। चलो इसका डेफिनेशन अगले पन्ने पे लिखते हैं। दोज एनहांसोमर्स क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, those optically active compound which contains plane of symmetry itself is called meso compound. मेजो कंपाउंड क्या है, एक ऐसा कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव हो और खुद में क्या करता हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता हो, वो मेजो कंपाउंड कहलाएगा। तो उम्मीद है आप सबको यहाँ तक का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चूंकि आप फाउंडेशन में है ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक दिन में ज़्यादा कॉन्सेप्ट ना बताया जाए। तो आज 3 बातें आपको बताएं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होने का शर्त, दूसरा दूसरा इनैंशियोमर्स क्या होता है, और तीसरा मेजो क्या होता है। आप इन 3 बातों को अपने दिमाग में है ना पूरी तरह से उतारिए। अगले क्लास में है ना, जो ऑप्टिकली आइसोमरिज्म का बस एक कॉन्सेप्ट बचता है, वो है, ध्यान से, रोटेशन चेक करना, ठीक है ना। और डायस्टीरियोमर्स क्या होता है, रोटेशन चेक करना बताएंगे, और डायस्टीरियोमर्स। तो अगले क्लास में हम पूरी तरह से है ना एक टॉपिक पे रहेंगे, रोटेशन चेक करना, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सबको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।